आज की कहानी उस समय की है जब रवांडा देश में हुत्तू और तुत्सी नाम के दो जातीय समूह के बीच देश की सत्ता को लेकर झड़प चलती रहती थी। बात साल अप्रैल 1994 की है, जब रवांडा के हुत्तू कबीले के राष्ट्रपति की हत्या के बाद वहां के हालात काफी बिगड़ गए। हुत्तू कबीले ने तुत्सी के लोगों का बड़ी संख्या में जनसंहार किया। उसी चल रही लड़ाई के बीच कैसी 4 महिलाएं एक छोटी सी जगह पर 3 महीनों तक छुपकर रही, जिनमें से एक 5 माह की गर्भवती भी है। क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे मानसिक रूप से वो टूटते हैं, मौत की दुहाई मांगते हैं, आखिर क्या होता है इन चारों औरतों के साथ। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से निकली है सच्ची घटनाओं पर आधारित 2021 की फिल्म ट्री ऑफ पीस। डायरेक्टर अलाना ब्राउन। IMDb 6.5। दोस्तों, कहानियां सुनना आप एंजॉय करते हैं, पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि और भी आपके जैसे लोग हमसे जुड़ पाए जिन्हें दिल से कहानियां सुनना पसंद है। इसी के साथ मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। कहानी एक महिला की आप बीती से शुरू हुई। उसका घर अस्त व्यस्त पड़ा है, कमरे आधे रंगे हैं, फर्श पर कपड़े बिखरे हैं, रसोई घर में आधी सब्जियां कटी है। ऐसा लग रहा है सब अचानक से रुक गया हो। वो महिला कह रही है, हमें मानसिक होना बंद हो गया है, शरीर इतना सूख चुका है कि पेशाब तक नहीं आती। मेरी रूह शरीर छोड़ना चाहती है, हम बस होने को टाल रहे हैं। मैं ये इसीलिए लिख रही हूँ ताकि जब हमारी लाश लोगों को मिले तो वो जान सके कि हमने यहाँ छुपकर कितना लंबा इंतजार किया है। और इसके साथ कहानी अतीत में चली गई। फ्रैंकोइस एक लड़की को अपने घर की बेसमेंट में बने छोटे से कमरे में छुपा रहा है। वहाँ उसकी बीवी अनीक भी छुपी हुई है, जो कि माँ बनने वाली है। फ्रैंकोइस बोला, ये सब बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहकर वो जल्दबाजी में वहां से चला गया। अगले दिन नींद में चिल्लाते हुए वो लड़की जागी। अनीक ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराने की कोशिश की। वो लड़की उठते ही बड़बड़ाने लगी, वो हुत्तू लोग इस तरफ आ रहे हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं और कपड़े खून से सने, वो हमें मार देंगे, वो हमें मार देंगे। अनीक ने उसका नाम लेते हुए कहा, मुतेसी, वो सिर्फ एक सपना है, तुम्हें शांत रहना होगा। जब वो थोड़ा होश में आई, उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वो बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अनीक बोली, याद है तुम कल आई थी और तुमने खुद अपना नाम बताया था। मेरे पति फ्रैंकोइस को तुम्हें कुएं में छुपे मिली और वो तुम्हें यहाँ ले आया। ये सुनते ही मुतेसी के मुंह से निकला, तुम एक हुत्तू हो ना, तुम मुझे भी मार दोगी? अनीक बोली, हाँ मैं एक हुत्तू हूँ, लेकिन मेरा परिवार इस हिंसा के खिलाफ है। बाकी हुत्तू लोगों का साथ ना देने की वजह से हमें भी जान का उतना ही खतरा है जितना कि तुम्हें। और अभी हम सब मेरे घर के अनाज रखने के गोदाम में छुपे हुए हैं। यहाँ हम 1-2 दिन के लिए महफूज है, जब तक कि बाहर के हालात ठीक नहीं हो जाते, मगर तुम्हें शांत रहना होगा। और फिर उसने कमरे में छुपी बाकी लड़कियों से उसका परिचय करवाया। उन दोनों के अलावा वहाँ और भी 2 लड़कियां हैं, एक जेनेट नाम की नन और दूसरी पेटन, एक अमेरिकी जो किसी NGO के जरिए यहाँ आई थी, मगर हालात बिगड़ने की वजह से वापस नहीं जा पाई। यानी कि यहाँ 4 लड़कियां हैं, एक हुत्तू और एक तुत्सी कबीले से जो आपस में दुश्मन है, एक अमेरिकी जो दोनों ही गुटों को मदद के नाम पर हथियार देता है, और आखिरी बची भगवान का दूत, एक नन। सभी के चुपचाप बैठे बैठे पूरा दिन निकल गया। अब उन्हें बाथरूम लगी है। मुतेसी बोली, अभी बाहर कोई आवाज नहीं आ रही, मैं जल्दी से होकर आती हूँ। इसके बाद अनीक ने जो कहा उससे सब दहशत में आ गए। ये स्टोर रूम ऊपर से बंद होता है, इसे अंदर से नहीं खोला जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ रसोई का सामान रखने के लिए बनाया गया था। जब मेरा पति आएगा तभी हम बाहर निकल सकते हैं। ये कहते ही उन सब के चेहरे पर डर छा गया। वो इस छोटे से कमरे से बाहर नहीं जा सकते। अनीक बोली, घबराओ मत, हम यहाँ सुरक्षित है। फ्रैंकोइस ने कहा है कि UN की आर्मी जल्द ही यहाँ तक पहुँच जाएगी, बस कल तक की ही बात है। मगर क्या वाकई में मदद कल तक आ पाएगी, ये कोई नहीं जानता। दूसरा दिन, तेज बारिश से पेटन की आंख खुली। उसे बाथरूम जाना है। पैर लगने से जब उसका बॉटल एक तरफ लुढ़का, उसे वहां से पानी निकलने का एक रास्ता दिखा। उसने मुतेसी को मदद के लिए उठाया, जो कि पास ही में सो रही थी। दोनों ने मिलकर वहां लगी लकड़ी को खींचकर हटाया। अब बारी बारी से वो हल्का होने लगे। तीसरा दिन, बाहर से लगातार गोलियों की आवाजें आ रही है। आज उन लोगों में थोड़ी बहुत बातें होने लगी। पेटन ने अनीक के बारे में पूछा। वो बोली, फ्रैंकोइस और मैं बचपन के दोस्त हैं। 5 साल पहले हमने शादी कर ली और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मुतेसी बीच में बोल पड़ी, तो तुम्हारा बेटा भी बाहर निकलकर
बेकसूर तुत्सी लोगों को वैसे ही मारेगा जैसे तुम्हारे संप्रदाय के लोग कर रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बात का रुख बदलते हुए पेटर ने जेनेट से पूछा, तुम्हें इस बेरहम दुनिया में नन बनने का ख्याल कैसे आया? वो बोली, भगवान ने ये दुनिया जरूर बनाई है, मगर वो यहाँ का नहीं है, वो इस दुनिया से परे है। जिस पे पेटन बोली, पर हम जो देख नहीं सकते उस पे विश्वास कैसे करें? अनिक बोली, ये दुनिया ऐसी ही है, जो कभी ना सोचा हो वो होता है। मुतेसी ने फिर गुस्से में कहा, हाँ, तभी तुम बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर रही हो, ताकि और हुत्तू बचे बाकी तुतीस को भी मारकर खत्म कर दे। ये बच्चा तो तुम्हारा प्लान का हिस्सा है ना? अनीक ने इस बार कहा, बच्चे हमारे मुताबिक नहीं पैदा होते। ये 5वीं बार है जो मैं माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले 4 बार मेरा बच्चा मरा पैदा हुआ। उन्हें अपने प्यार को खोने का दुख मालूम है, तभी शायद आज वो तुत्सी लोगों को मारने के खिलाफ है। ये सुनकर नन जेनेट ने अपना हाथ उसके पेट पर रखते हुए कहा, ये जरूर इस दुनिया में आएगा, इस पे ऊपर वाले का हाथ है। अगला दिन उस छोटे से कमरे में एक ही रोशनदान है, जहाँ से रोशनी हवा कमरे में दाखिल होती है। आज सुबह अनीक को कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी। बाहर झांका तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं कि तभी तलवार हाथ में लिए एक आदमी उनके पास आता है। वो तीनों डर के मारे कहने लगे, हम हुतू समुदाय से हैं, हमें मत मारो। वो आदमी उन बच्चों से कहता है, इस जंग के बीच तुम लोगों को खेल सूझ रहा है? ये धरती हमारी है, जहाँ से उन तुत्सी लोगों का नामो निशान मिटाना है। और फिर वो उनमें से सबसे बड़ा लड़का, जो कुछ 15-16 साल का होगा, उसे अपने साथ दल में शामिल करने लेकर चला गया। तभी एक बच्चा खिड़की के पास फुटबॉल लेने आया और वहाँ कुछ देखने लगा। अनीक की सांसें थम गई, कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया? अब कोई नहीं बचेगा। किस्मत से वो बच्चा एक तितली को देख रहा है, जो उसके अंदर की मासूमियत को दिखाता है, जिस पे जाति संप्रदाय की काली चादर डालने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। अब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो आपस में खेल खेल कर समय गुजारने लगे। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा खेल बदलता जाता। ऐसे करते हुए समय कटने लगा। चौथे दिन उन्होंने बाहर किसी औरत को भागते हुए देखा। मुतेसी बोली, उसे हम यहाँ बुला सकते हैं? अनीक बोली, नहीं, आवाज देना खतरे से खाली नहीं। पेटन बोली, हम उसकी तरफ कुछ फेंक कर इशारा कर सकते हैं। जेनेट भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, यहाँ जगह है बहुत। तभी कुछ लड़कों के आने की आहट हुई और वो सभी चौकन्ने हो गए। जेनेट उसे पहचानती है, वो पास्कल है, अच्छा लड़का है, चर्च में आया करता है। वो एक हुतू है, मगर एक अच्छा हुतू, अनीक की तरह। आखिरकार भगवान ने उस औरत की मदद के लिए किसी को भेज ही दिया। जेनेट उसे आवाज देने ही वाली थी कि उसने उन लड़कों को कहते हुए सुना। वो उस औरत से बाकी छुपे हुए तुतीस कबीले के लोगों के बारे में पूछ रहे हैं और उसे मारने की धमकी भी देते हैं। भागने की कोशिश पे उन लड़कों ने उसका बारी बारी से बलात्कार किया और वहीं मार दिया। घंटों तक उनमें से कोई कुछ नहीं बोल सका। फिर जेनेट बोली, मैं उस औरत को जानती थी, वो अकीमाना मुनरेजी थी। वो और उसका पति मोड़ पर एक दुकान चलाते हैं, अच्छे लोग थे। और पास्कल, वो तो चर्च में गीत गाता है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। वो तो अभी नाबालिग था। हर पल उनका विश्वास डगमगाता जा रहा है। मुतेसी ने बीच में उनकी बात काटते हुए कहा, अनीक की वजह से हम उसे बचा ना सके, इसी ने उसे मरने दिया। पेटन बोली, नहीं, उसकी वजह से ही तो हम सब जिंदा है। मुतेसी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ हाँ, तुम तो ऐसा ही कहोगी, क्योंकि अगर उस तुत्सी औरत की जगह एक अमेरिकी नागरिक होती तो उसे वो लोग नहीं मारते। सभी आपस में डर के मारे बड़बड़ाने लगे। अनीक बोली, फ्रैंकोस जल्द ही आएगा, वो हम सबको यहाँ से निकालेगा। अब की बार मुतेसी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या तुम सच में पागल हो? तुम्हारा पति मर चुका है, अगर वो जिंदा होता तो इतने दिनों में एक बार भी नहीं आता क्या? जेनेट ने उसे चुप कराते हुए कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है ईश्वर? किसकी सुन रहा है वो जवाब क्यों नहीं देता लोगों की प्रार्थनाओं का? मुतेसी ने झुंझलाते हुए कहा। फिर जेनेट बोली, वो सबकी सुनता है, कयामत के दिन वो लोगों के कर्मों का हिसाब करेगा। मुतेसी चिल्लाते हुए बोली, आ गया है कयामत का दिन, इससे बुरा क्या होगा कयामत? किसी भी औरत को कभी वो सब ना झेलना पड़े। कहते हुए वो रो पड़ी, मेरे अंकल हर रात मुझे गंदी तरह से। इससे आगे वो बोल ना सकी। जेनेट ने उसे हिम्मत दी, मुझे मालूम है तुम्हें तब कैसा लगता होगा। मेरा खुद का बाप मेरी माँ को हर रात निचोड़ता था। अब सामने बैठी पेटन को रोता देख मुतेसी बोली, तुम क्यों रोने का नाटक कर रही हो? तुम जैसे गोरे चमड़ी के लोगों ने ही यहाँ आकर
ये सब शुरू किया है। पहले तो उन्होंने फूट डाला, भेदभाव करना सिखाया, कहा कि हुत्तू को ये मिलेगा तो तुत्सी को वो मिलेगा, और फिर अंत में उनके हाथों में बंदूकें थमा दी। आज जो कुछ हो रहा है वो सब तुम लोगों का किया धरा है। और बाहर से लगातार बंदूकों और लोगों के चिल्लाने चीखने की आवाजें आ रही है। मुतेसी जेनेट से बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन लड़कों को नरक की आग में जला देने से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए? हर बात पर ईश्वर फैसला करेगा कहने वाले तुम उन्हें बद्दुआ तो दे सकती हो। जेनेट बोली, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, किसी को बद्दुआ नहीं देती। अब मुतेसी उसे भड़काने लगी और उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुमने अपने बाप को कभी गाली नहीं दी? आखिरकार जेनेट का भी सब्र का बांध टूट गया और वो बोल पड़ी, शायद अकीमाना को यहाँ अंदर हमारे साथ होना चाहिए था और तुम्हें वहाँ बाहर मरते हुए। ये कहने के बाद ही उसे बड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि एक नन होने के नाते उसे ऐसी बातें करना नहीं सिखाया गया है। यहाँ सब चुपचाप बैठे हैं और बाहर गोलियों की, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद ही नहीं हो रही। 5वां दिन जेनेट की आंख तेज भूख की वजह से खुल गई। पिछले कुछ दिनों से उनमें से किसी ने भी आधा पेट भी खाना नहीं खाया है। सामने पेटन का बैग पड़ा है। उसने धीरे से अंदर हाथ डाला और एक सेब निकला। सेब बगल में रखकर फिर अंदर हाथ डाला। इस बार एक चॉकलेट निकला। वो जैसे ही उसे खोलकर खाने लगी, मुतेसी की नींद टूट गई। उसने झट से उठकर बैग छीन लिया। अंदर कुछ बच्चों की किताबें और कुछ बिस्किट्स और चॉकलेट्स देखकर तो वो गुस्से में कहने लगी, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और तुम हमसे खाना छुपा रही हो। पेटन ने अपनी सफाई में कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये बचा कर रख रही थी, ये सोच कर कि पता नहीं हमें कब तक यहाँ रहना पड़े। क्या पता फ्रैंकोइस वापस आ भी पाएगा या नहीं। मेरा यकीन करो, मैं ये अकेले नहीं खाती। अब उसी रात अनिक को नींद नहीं आई। जेनेट सबसे पहले उठती है। अनिक को उसी के जगने का इंतजार था। वो बोली, मैं कुछ कबूल करना चाहती हूँ। आज मैं 5 महीने की पेट से हो गई। इस बच्चे से ज्यादा मैंने किसी चीज की तमन्ना नहीं की थी, मगर मुझे डर लग रहा है कि फ्रैंकोइस कभी लौटेगा भी या नहीं। उसे इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। वो धीरे धीरे मायूस होने लगी कि तभी उसके बच्चे में पहली बार हलचल दिखाई दी और इस खुशी में वो अपनी सारी परेशानी कुछ वक्त के लिए भूल गई। ऐसे वक्त में ये बच्चा वाकई में उसे जीने की उम्मीद दे रहा है। 6वां दिन, ऊपर किसी के आने की आहट हो रही है। सब डर कर दुबक गए। फ्रैंकोइस आया है। उसे देख अनिक की जान में जान आई। वो कुछ खाने पीने का सामान लाया है। उसने अनिक और अपने बच्चे के बारे में पूछा और फिर कहा, यूएन की फौज देश में घुस चुकी है। वो हमारे लिए बाद में आएंगी। सबसे पहले गोरे लोगों को ले जाने आए हैं। उसने पेटन को साथ चलने को कहा। ये सुनते ही सबका चेहरा पीला पड़ गया। जो उसके साथ घुल मिल रहे थे, अचानक उनके मन में उसके लिए ईर्ष्या पैदा हो गई। मगर पेटन ने ना जाने का फैसला किया। उसने कहा, मुझसे पहले अनिक को उन्हें यहाँ से ले जाना चाहिए। फ्रैंकोइस ने उसे समझाने की कोशिश की, ये बहस का वक्त नहीं है, यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का। मगर वो नहीं गई। फ्रैंकोइस के चले जाने के बाद जेनेट ने पूछा, तुम क्यों नहीं गई? मुतेसी बोल पड़ी, बस यहाँ रहकर हमारा राशन खत्म करोगी तुम। अनिक बोली, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। पेटन ने जवाब दिया, हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। माँ बाप से बात हुई मेरे सालों हो चुके हैं। उन्हें तो मालूम भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। या शायद मैंने इतना बुरा कर दिया है कि अब किसी की मुझ तक पहुँचने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए। फिर एक गहरी सांस ली उसने। मेरे छोटे भाई को एक पिक्चर देखने जाना था और मेरे माँ बाबा ऑफिस पार्टी में गए हुए थे। मैंने कहा कि अगर वो मेरी शराब की बोतलों को चुपके से पड़ोसी के डस्टबिन में डाल आएगा तो मैं उसे जरूर ले चलूंगी। मेरा भाई नहीं चाहता था कि शराब की वजह से मुझे वापस रिहैब सेंटर भेज दिया जाए। उसने मेरे लिए वैसा ही किया और मैं नशे में धुत गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट में मेरा छोटा भाई मारा गया। सबने कहा कि उसकी जगह मुझे मरना चाहिए था। मैंने भी कई बार कोशिश की खुद को मारने की, मगर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुतेसी बोली, ओह, तो तुम यहाँ पश्चाताप करने आई हो। मुझे मालूम था, तुम्हारे हाथों के वो निशान बता रहे थे कि तुमने कुछ किया है। मगर अब तुम अपने परिवार के बोझ के बजाय हमारा बोझ बन गई हो, हमारे खाने का हिस्सा करने आई हो। अनिक ने उसे चुप कराते हुए कहा, माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है मुतेसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका बदला सबका मन दुखा कर लो। अगर तुम्हें हम सब से इतनी ही परेशानी है तो चली जाओ यहाँ से। मुतेसी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं चली जाती अगर इस स्टोर रूम का दरवाजा ऊपर से बंद नहीं होता तो। इधर पेटन की बात सुनने के बाद नन का नजरिया उसके लिए बदल गया। तो पेटन ने भी उससे कहा, तुम्हारे पिता जो कि एक पुजारी थे, वो भी तो तुम्हारी माँ के साथ गलत करता था।
उसके बारे में कुछ नहीं कहोगी क्या? उन दोनों में बहस होता देख अनिक ने मुतेसी से कहा, अब तो तुम खुश होना, एक दूसरे में फूट डालकर। अब की बार जब फ्रैंकोइस आएगा तो तुम यहाँ से जा सकती हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अनिक ने पेटन की मदद से उसकी लाई बच्चों की किताब से पढ़ना सीखना शुरू किया। उसे पढ़ाई छोड़े 8 साल हो चुके हैं। उसकी पहली किताब पे लिखा है ट्रीज ऑफ पीस। 15 दिनों बाद फ्रैंकोइस वापस आया। वो जितना खाना जुटा पाता लाकर उन्हें दे देता। ये जानते हुए भी कि उसकी बीवी पेट से है, वो सबको बांटकर खाने को कहता है। उसने बताया कि उनकी आर्मी जा चुकी है, अब पता नहीं कब लौटेगी। फिर अनिक ने मुतेसी से कहा, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मुतेसी चुपचाप सर झुकाकर बैठी है। तभी दरवाजे पर किसी ने फ्रैंकोइस का नाम पुकारा। वो हुट्टू मिलिट्री से है। उन्हें मालूम चला है कि वो खुद हुट्टू होने के बावजूद कुछ तुत्सी की मदद कर रहे हैं छुपने में। तुम्हारी बीवी कहाँ है? फ्रैंकोइस ने मना करते हुए कहा, ये बिल्कुल झूठ है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। वो लोग उसे धमकाने लगे और यहाँ अंदर अनिक की जान सूख रही है। न जाने अब क्या होगा, लेकिन फ्रैंकोइस के खिलाफ कोई सबूत न होने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब उनके जाने के बाद मुत्तेसी ने लपक कर फ्रैंकोइस का दिया खाने का थैला उठाकर खाने लगी। बाकियों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, मगर इतने दिनों बाद खाना पाकर वो अपना आपा खो बैठी। उसे रोकने की कोशिश में उनमें हाथापाई हो गई। जेनेट ने गुस्से में लगभग उसे गला दबाकर मार डाला था कि पेटन ने उसे रोक लिया। और तभी जेनेट की अपनी स्कर्ट के नीचे छुपाया हुआ वो सेब बाहर निकल आया जो उसने उस दिन पेटन के बैग से चुराया था। सब उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि भूख से मरते हुए लोगों के बीच खाना चुराना सबसे बड़ा पाप है। जेनेट शर्म के मारे रो पड़ी। वो बोली, जब पिता के उत्पीड़न की वजह से मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली, जो कि इंसानियत का सबसे बड़ा गुनाह है, मेरे पिता ने कहा कि उनकी आत्मा नर्क की आग में जलेगी। और तब मैंने नन बनने की ठानी, ताकि परमात्मा से पूछ सकूं, मेरी माँ की रूह कहाँ है, क्या उन्हें शांति मिली। मगर मैंने चोरी करने का पाप कर दिया। अब मैं कभी जान नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मगर उन सब ने उसे गले लगा लिया। ऐसे ही 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया। अनिक ने खाली वक्त में पढ़ना सीखा। वो लोग समय गुजारने के लिए दीवारों में चित्र बनाते, वहाँ अपना नाम लिखते, लेकिन इन सब में मुतेसी शामिल नहीं होती। वो बस कोने में बैठकर देखती रहती। एक दिन अनिक को कई दिनों से कुछ लिखता देख पेटन ने उससे पूछा। वो बोली, मैं अपने अजन्मे बेटे के नाम एक चिट्ठी लिख रही हूँ। सबने उसे पढ़कर सुनाने की जिद की। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे, आज यहाँ रहते 34वां दिन है, पर लगता है जैसे एक उम्र यहाँ बैठे बैठे निकल गई है। मैं भूल चुकी हूँ कि फूलों की खुशबू कैसे होती है, कैसा होता है साफ पानी में नहाना। मगर मैंने वो जाना है जो शायद मुझे कोई बता नहीं सकता था। एक अमेरिका से आई लड़की, जिसकी जिंदगी हम सब जीना चाहते हैं, जो हमें लगता है एक परफेक्ट जिंदगी जीती होगी। उसने मुझे बताया कि वो मरना चाहती थी। एक नन जो कि हर वक्त भगवान की बातें करती है। उसके मन में एक अनकहा दर्द है, जिसका बोझ ना जाने वो कब से ढो रही है, जिसका जिक्र वो अपने ऊपर वाले से भी ना कर सकी। और है एक प्यारी सी तुत्सी लड़की, जिसने जिंदगी में इतना कुछ खोया है, इतने दुख देखे हैं कि कड़वाहट अब उसकी शख्सियत बन गई है और गुस्सा उसका औजार। काश वो इन सब से बाहर निकलकर कभी देख पाती। और आखिर में मैं, तुम्हारी माँ, जिसने दुख झेले हैं, मगर तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मैं चाहती हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तो आंखों से परे जो दिखाई न दे वो भी देख सको। तब पहली बार अपने सख्त मन को ढीला छोड़कर मुत्तेसी रो पड़ी और बोली, मेरे परिवार के पास बहुत छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जहाँ हम खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते थे। मैं हमेशा से अपने हालात बदलना चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद को पढ़ना लिखना सिखाया। मगर जब इतनी सी उम्र में मेरे अंकल मेरे साथ गलत किया करते, किसी ने आवाज नहीं उठाई। पूरे गांव में से किसी ने नहीं, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी नहीं। वो गुस्सा मुझे अंदर ही अंदर जलाता रहा। उस रात जब हमारे गांव में हमला हुआ, मैं माँ को बचा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं भाग आई वहां से अकेले। तो मैंने जो झेला है, मुझे आदत है लोगों को उंगली कर उनकी गलतियां दिखाने की। मैं तुम सभी को किसी न किसी वजह से तड़पता देख सकती हूँ। हम सबका दुख कहीं न कहीं मिलता जुलता है, पर आज अगर मैं नहीं बदली तो शायद फिर कभी नहीं बदल पाऊंगी। इसलिए आज से हम सब एक हैं, ना कोई हुतू ना कोई अमेरिकी, सब एक बराबर है। सबने उसे माफ भी कर दिया, क्योंकि यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर सबने अनिक से कहा, तुम्हें कोई नाम रखना चाहिए तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए।
कुछ सोचकर उसने दीवार पर लिखा एलाइजा, जो एक किताब इस कमरे में उसके पास है जहां से उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया उसके लेखक का नाम। आज 47वां दिन निकल गया। उस रात उनके पास पड़ी टॉर्च की आखिरी रोशनी ने भी दम तोड़ दिया। अब रात को यहाँ गुप अंधेरा रहता है। आखिरी बचा दाना भी खत्म हो चुका है, मगर फ्रैंकोइस के आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब तो गिनती भी भूलने लगे हैं। 97वें दिन उस कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं हुई। फ्रैंकोइस के 2-3 बार आवाज देने के बाद भी नहीं। जब उसने हाथ लगाया तो पता चला कि वो अभी जिंदा है। फ्रैंकोइस ने बताया कि यूएन आर्मी लौट गई है और कोई हमें अब बचाने नहीं आने वाला। फ्रैंकोइस भी सूख कर कांटा हो चुका है। वो अपने हिस्से का खाना ही इनके लिए लाता है। वो बोला, लोग लाखों की तादाद में मारे गए और ये गिनती अभी रुकी नहीं है। कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं है। कुछ मील दूर एक रिफ्यूजी कैंप लगा है सरहद के पास, लेकिन वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। मुझे मालूम नहीं मैं फिर कब दोबारा यहाँ आ पाऊंगा। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। उनके पास उन हुत्तू लोगों की लिस्ट है जो तुत्सी की मदद कर रहे हैं। मुझे भी मालूम नहीं कि कब तक छुपकर जिंदा रह सकता हूँ। अनिक ने कहा, तुम कहीं मत जाओ, हमारे साथ यहीं छुपे रहो। फ्रैंकोइस बोला, नहीं, मैं रुक नहीं सकता। और भी लोग अपने घरों में छुपे हैं, उनकी मदद करनी होगी। अनिक ने चौंक कर कहा, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, तुम्हारा बेटा मर रहा है और तुम दूसरों को हमारा खाना बांट रहे हो। वो बोला, हमारे पड़ोसी समीरा और उसकी बेटी भूखे मर रहे हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, अपना ख्याल रखना कहकर वो चला गया। 70वें दिन अनिक की आंख खुली तो देखा कि खिड़की से ढेर सारा पानी अंदर आ रहा है। उसने खूब पानी पिया, मुंह हाथ भिगोया और फिर जब बाकियों को उठाने पीछे मुड़ी तो कमरा खाली है। ऊपर का दरवाजा भी बाहर से बंद नहीं है। वो ऊपर निकलने की कोशिश करने लगी और ऊपर आते ही एकदम से कमरा पहले जैसा हो गया। सारी चीजें साफ और अपनी जगह पर है, लेकिन फर्श पे पानी जमा है। उसने फ्रैंकोइस को दूसरे कमरे में जाते देखा तो उसे पुकारते हुए वो उसके पीछे गई। वहां वो क्या देखती है कि पेटन जमीन पर जख्मी पड़ी है। अचानक से उसकी नींद खुली। सामने सभी सो रहे हैं। शुक्र है सपना था। तभी उसके पेट में जोर का दर्द हुआ और कपड़े खून से सने हैं। उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। पेटन बोली, वो किसी भी वक्त बच्चा जन्म दे सकती है। मुतेसी भी मदद को आई कि इतने में दोबारा अनिक की नींद टूटी। ये भी एक सपना था। सब अभी भी सो रहे हैं। आज 77वां दिन और इसके साथ हम कहानी के पहले दृश्य पे आ जाते हैं। वो महिला कह रही है, हमें मासिक होना बंद हो गया है। शरीर इतना सूख चुका है कि पेशाब तक नहीं आती। मेरी रूह शरीर छोड़ना चाहती है। हम बस होने को टाल रहे हैं। मैं ये इसीलिए लिख रही हूँ ताकि जब हमारी लाश लोगों को मिले तो वो जान सके कि हमने यहाँ छुपकर कितना लंबा इंतजार किया है। जब फ्रैंकोइस ने उसे आवाज दी तो अनिक को ऐसा लगा कि वो मर चुकी है और कोई फरिश्ता है जो उसे लेने आया है। फ्रैंकोइस ने उसे हिम्मत दी और खींचकर गले से लगाकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जीत रहे हैं। यूएन की आर्मी हमारी मदद को आ रहे हैं। वो हमें रेफ्यूजी कैंप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बस एक और दिन की बात है, कल तक सब्र करो। फ्रैंकोइस जो कुछ थोड़ा बहुत खाने को लाया है उसे आपस में बांटते हुए उन्होंने पाया कि जेनेट उठ नहीं रही। उसकी सांस इतनी धीमी है कि वो ना के बराबर है। इतने दिन इंतजार करने के बाद जब वो दिन आ गया है तो वो अभी दम नहीं तोड़ सकती। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने हरकत की। आज रात उन सबके लिए काटना सबसे मुश्किल है, क्योंकि कल वो यहाँ से आजाद होने वाले हैं। कल एक नया दिन होगा, नई सुबह, नई जिंदगी की शुरुआत। मगर आधी रात बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज आई। कुछ हुट्टू मिलिट्री ने घरों में छुपे फ्रैंकोइस के पड़ोसियों को ढूंढ लिया है और वो उनसे फ्रैंकोइस का पता पूछ रहे हैं। वो हुट्टू के नाम पर कलंक है, उसे मारना चाहते हैं। जब एक एक करके उस पड़ोसी के परिवार को मारा जाने लगा, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए फ्रैंकोइस का पता दे दिया। वो कुछ दूर जिस स्कूल में पढ़ाता है वो वही छुपा हुआ है। इसके बाद उन लोगों ने उस आदमी और उसके साथ बाकियों को भी मार डाला। इधर कान लगाए सब सुन रहे उन चारों ने अब वहां से निकलने की ठान ली। मगर तभी हुट्टू मिलिट्री के लोग उसके घर दाखिल हुए। कोने कोने में उन लोगों को तलाशने लगे। वो अनिक का नाम लेकर पुकारने लगे, तूने और तेरे पति फ्रैंकोइस ने मिलकर हुट्टू समुदाय को धोखा दिया है। तेरे पति फ्रैंकोइस को कुत्ते की मौत मारा गया है। वो बढ़ा चढ़ा कर बताने लगे कि उन्होंने किस तरह तड़पा तड़पा कर उसके पति को मारा है।
अनिक ने अपने मुंह पे हाथ तो रखा है, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा। वो सेना उनके ठीक ऊपर है, शायद उन तक पहुंच भी जाते, लेकिन तभी उनके कमांडर के ऑर्डर पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन जाते जाते वो धमका कर गए, कल हम फिर से लौटेंगे और तुझे तो ढूंढ निकालेंगे। अब उन्होंने तय किया कि वो आज रात ही यहाँ से कैसे भी बाहर निकलेंगे, नहीं निकले तो कल मारे जाएंगे। फ्रैंकोइस ने जिस रेफ्यूजी कैंप का पता बताया है वहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे। अनिक को उसके मरे पति और होने वाले बच्चे की कसम देकर राजी कराया गया, मगर कहना जितना आसान था वहां से निकल पाना नहीं। उनमें से किसी की भी बाजुओं में शक्ति ही नहीं बची थी। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर वो दरवाजा नहीं उठा सके। 3 दिन और गुजर गए। अब मौत के आने का इंतजार करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। हुतू की सेना आएंगे और उन्हें दर्दनाक मौत देंगे। पेटन का एक बार फिर खुदकुशी करने का ख्याल मन में घर कर रहा है। वो एक छोटे से चाकू को कलाई में फेरने लगी। ये देख मुतेसी को ख्याल आया कि क्यों ना इसकी मदद से दरवाजा खोला जाए। फिर क्या था, वो सब उस चाकू की मदद से दरवाजे को किनारे से खुरेदने लगे और धीरे धीरे वो दरवाजा खुल गया। एक एक कर उन्होंने खुद को उस कमरे से बाहर ढकेला। तभी बाहर से उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उन्हें समझ आ गया, अब तो उनका अंत निश्चित है। हुतू सेना है जो वापस उन्हें ढूंढने आई है, लेकिन वो गलत निकले। फ्रैंकोइस आया है यूएन आर्मी को लेकर। अनिक उसे देखकर जोर जोर से रो पड़ी। वो लोग आए थे मुझे ढूंढते हुए और स्कूल में छुपे सबको उन्होंने मार डाला, पर मैं वहां नहीं था। मैं पड़ोस की बच्ची नाफिया को देखने गया था। उस बच्ची ने मरकर भी मुझे बचा लिया। अब उन्होंने एक आखिरी बार मुड़कर उस कमरे को देखा जहां वो 81 दिन तक छुपे रहे, जहां उन्होंने रोज मरकर जीना सीखा, जहां हर दिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, जहां से उन्हें नए रिश्ते मिले, ऐसे रिश्ते जिसे वो आम तौर पर शायद तवज्जो नहीं देते। एक हुत्तू, एक तुत्सी, एक अमरीकी और इस नाउम्मीदी के बीच एक नन का साथ। उन्होंने सीखा कि एक दूसरे से अलग होकर भी वो कितना एक जैसे हैं। दुनिया लाख अंतर बताए, रंग का, धर्म, समुदाय, देश का, मगर इन सबसे ऊपर उठकर वो कभी नहीं भूलेंगे कि वो सब इंसान है जो शांति चाहता है, अमन चाहता है। आगे चलकर वो सभी उस किताब के नाम की तरह शांति के दूत बने, जिसका नाम था ट्री ऑफ पीस। इसी के साथ मैं ये खूबसूरत कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह कहानियाँ सुनते रहे और मूवीज ट्राइब को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते रहे। कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर एंड कमेंट पक्के से करें। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।